जो टॉपिक है वह है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जिससे बहुत लोगों की जान जाती है पूरे भारत में या नहीं विश्व में भी बहुत सारा जाने जो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के चलते जाती है। इसका उचित समय पर इलाज जरूरी है, नहीं तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसको जानेंगे टीबी क्या होता है। अभी तो टीबी पे बहुत लगाम लग गया है हमारे देश पे, लगातार गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न स्कीम चलाई जा रही है, टीबी का पेशेंट को डिटेक्ट किया जा रहा है और फिर टीबी वाले पेशेंट को दवा सरकार के द्वारा दवा फ्री में दी जा रही है। इससे टीबी का इलाज में बहुत सहूलियत मिली है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में कम से कम लगभग 10 मिलियन लोग हैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें केवल 1.5 मिलियन 2020 का सर्वे है जिसमें 1.5 मिलियन लोग मर चुके थे। उस साल 2020 में केवल 1.5 मिलियन लोग टीबी के चलते मरे हुए हैं और हर साल कम से कम 1 मिलियन लोग जो है, 1 मिलियन मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मिलियन लोग हर साल जो है टीबी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो टीबी जो होता है, टीबी का पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोसिस का ही और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे टीबी होता है। वह बैक्टीरिया का प्रकार है, लेकिन यह बैक्टीरिया जो है बहुत ही घातक है और यह जिस पार्ट में होता है उस पार्ट को डैमेज कर देता है। आज सामान्यतः जो टीबी होता है उसमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है मोस्ट कॉमन है, जो लंग्स में टीबी होता है, और बाकी सब ऑर्गेन्स में भी टीबी होते हैं। जैसे आपको किडनी में हो सकता है, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इंटेस्टाइन में टीबी हो सकता है, बोन में टीबी हो सकता है, बोन टीबी होता है। फिर ब्रेन में भी टीबी होता है। ब्रेन का जो कवरिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस एक वाटर का लेवल होता है, तो वहाँ पे भी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप करता है। तो इस तरह ओवरी में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है, यूट्रस में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है, स्किन ट्यूबरक्लोसिस होता है। अनेक पार्ट में ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है उसमें अधिकतर पार्ट्स में ट्यूबरक्लोसिस पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हमारे इंडिया में होता है वह है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और यह स्प्रेड कैसे होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस का जो दर है वह जो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वैसा होता है कि जैसे मतलब कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब एक दूसरे से प्रसार हो गया। मतलब कि अगर हमको ट्यूबरक्लोसिस है तो हम अगर बात करेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, छीकेंगे, मेरे अगल बगल में जितना लोग है उसको टीबी हो सकता है, यानी ईयर बर्न है। यदि एक पेशेंट यदि इस ट्यूबरक्लोसिस का इसमें बैठा हुआ है तो सारे लोग को ट्यूबरक्लोसिस पटा सकता है, जैसे कोरोना में हो सकता था। बाकी सब बैक्टीरिया, बहुत सारा अलग अलग बैक्टीरिया वायरस है जो कोई कंटेक्ट से होता है, कोई किसी विधि से स्प्रेड होता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हंसने से, हंस रहे हैं कस के, मेरा सलाइवा आ रहा है, छींक आ रहा है, खांस रहे हैं, इसलिए आप लोग समझ लीजिए जहां भी खांसना है तो ऐसे खांसना, खुला में खांसना, दिस इज बैड मैनर। और खांसने के लिए क्या है, रुमाल होना चाहिए कि जो हमारे भीतर का बैक्टीरिया वायरस निकल रहा है वह मेरे रुमाल में या फिर मैं हाथ रख के, अगर रुमाल नहीं है तो एल्बो रख के, हाथ रख के ऐसे उसको छींकना है, क्या कि हमारे अंदर जो बीमारी है वो दूसरे को स्प्रेड नहीं हो सके, पूरा लोग और दूसरा कोई बीमार नहीं हो सके। तो ऐसे जो होता है टीबी स्प्रेड होता है। अब टीबी का जो होता है कि किस किस में ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस ज्यादा है, तो जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के नजदीक रह रहा है उसको टीबी होने का चांस ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में हमारे प्रतिरोधक क्षमता है जो बीमारियों से लड़ता है, जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है, अगर हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, अब बगल में ट्यूबरक्लोसिस का भी बैक्टीरिया पेशेंट बैठा हुआ है, अगर वो छींकेगा, अगर मेरा इम्यूनिटी मजबूत है तो हमको उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब वही हो गया कि कोई हमको 5 चाटी मार दे, तड़ाक अगर सब चीक स्ट्रॉन्ग है तो उसका कोई बड़ी में असर नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा है कि उसको छू भी दिया तो उसको 2 दिन बुखार लग गया। तो जिसका इम्यूनिटी कमजोर होगा उसको ट्यूबरक्लोसिस होगा। जो खाना में कम माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, जिसका कुपोषण का शिकार है, उसको ट्यूबरक्लोसिस होगा। HIV पेशेंट का इम्यूनिटी कमजोर होता है उसको ट्यूबरक्लोसिस होता है। जिसको कैंसर का इलाज चल रहा है, कैंसर थेरेपी के समय भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, उसको ट्यूबरक्लोसिस होगा। जिसको कोई भी ऐसा इम्यून सिस्टम का डिजीज है, दवा चल रहा है, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होगा। कैंसर वाले पेशेंट को हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, यंग एज में ज्यादा होता है, एडवांस एज में ज्यादा होता है, ओल्ड आदमी को ज्यादा हो सकता है। किसी को डायबिटीज है
तो डायबिटीज में क्या होता है, हाई शुगर मल्टीपल ऑर्गेन्स को इन्वॉल्वमेंट करता है, तो उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस का चांस बढ़ जाता है। तो यह हो गया रिस्क फैक्टर हो गया ट्यूबरकुलोसिस का। अब ट्यूबरकुलोसिस का हम लोग जानेंगे, हमारे बॉडी में जो इंटर करता है ट्यूबरकुलोसिस, वह ट्यूबरकुलोसिस का 3 रूट से 3 सोर्सेस हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब कि कोई भी टीबी का इन्फेक्शन पहले हमको कहीं से उस हमारे में आया, हमारे सामने आया, दिस इज प्राइमरी इन्फेक्शन। और एक होता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, मतलब कि जब कोई बैक्टीरिया के, मतलब कोई ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के हम कांटेक्ट में आए और उसका जो बैक्टीरिया है हमारे अंदर प्रोड्यूस कर गया, वह लेटेंट टीबी इन्फेक्शन हो गया। और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन क्या होता है कि जब वह इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हमारे शरीर में आया और उसके चलते जो हमको बीमारी हुआ, जो सिम्टम आना स्टार्ट हुआ, जैसे बुखार लगना, खांसी होना, ये सब स्टार्ट हुआ, यह जाके क्या बोलेंगे, इसको एक्टिव इन्फेक्शन बोलते हैं। तो 3 तरह का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन हमको कहीं से भी लग सकता है, इस बात पे ध्यान देना है। इसके बचाव के लिए BCG का टीका बचपन में ही दे दिया जाता है। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन में उसी बैक्टीरिया के या उसी वायरस का, जैसे हम लोग टीबी का BCG लेते हैं तो BCG का पूरा नाम है बैसिलस क्रेस्टल ग्रेन्यूल्स जो है इसका है। और BCG का टीका जो होता है ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए बच्चा के जन्म के समय ही दिया जाता है, यानी कि जन्म के समय ही उसके शरीर में हल्का मात्रा में टीबी का स्पोर डाल दिया जाता है कि उसके प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाए। ऐसे समझो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग उसी का अंश देते हैं कि हमको उस चीज का आदत पड़ जाए। जैसे किसी व्यक्ति को तंबाकू खाने का आदत लगाना है, ड्रिंकिंग का आदत है, तो जिस दिन फर्स्ट दिन जो तंबाकू खाएगा या ड्रिंकिंग करेगा या कोई भी बैड हैबिट करेगा, चाहे कोई भी चीज करेगा, उस दिन उसका असर उसके शरीर पर थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन लगातार करते करते क्या हो जाएगा, वह उसका आदी हो जाएगा। और शरीर क्या होता है, हमारे शरीर के भीतर इससे बनावट है, ऐसा इम्यून सिस्टम है कि फिर हम उसके प्रति हमको कोई असर उसका नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम उसको जन्म के समय ही टीबी का डोज दे दिए, टीबी का वैक्सीन दे दिए, तो 90% 95% जो है टीबी होने का चांस कम हो जाता है। तो वैक्सीन वही रोल करता है, जितना भी वैक्सीन है वह उस बीमारी से लड़ने के लिए हमको इम्यूनिटी पैदा करता है, इसीलिए उसका नाम है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी पे ही उसका नाम पड़ा है इम्यूनाइजेशन, मतलब कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो डोज दिया जा रहा है जिस बीमारी से बचाव के लिए, उसके प्रति इम्यूनिटी पैदा करना ही इम्यूनाइजेशन का मेन मकसद होता है। तो BCG का टीका पड़ता है। अब तो थोड़ा सा, अब हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का बात कर रहे हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, लंग्स में होता है। और लंग्स का 2 लेयर होता है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, उसके बीच में ही से इन्फेक्शन क्रॉस करता है। तो जिसको टीबी होने का चांस रखता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसका ज़्यादा चांस इसको होता है जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई बैक्टीरिया इनकिया, या फिर वह स्मोकर है, या फिर वह माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, या उसको कोई वायरल इन्फेक्शन लगा हुआ है, या फिर कोई पॉल्यूशन है, यह सब होता है, उसको टीबी होने का चांस है। अगर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हमको शरीर में आ गया तो हमारे शरीर में क्या क्या सिम्टम होगा, टीबी वाले मरीज में क्या क्या देखा गया है। तो टीबी वाले मरीज में यह देखा गया है कि जिसको पेशेंट को टीबी होगा वह उसको हाई फीवर होगा, और रात में जो है उसको स्वेटिंग ज़्यादा होगा। जब बुखार उतरेगा तो स्वेटिंग ज़्यादा होगा, उसका पल्स तेज रहेगा। कोई भी इन्फेक्शन शरीर में आएगा तो क्या करेगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो हार्ट रेट को वो ज़्यादा बढ़ाएगा। उसके बाद पेशेंट का वजन कम होने लगेगा, पेशेंट का भूख मर जाएगा। यदि किसी का वजन लगातार कम हो रहा है, भूख खाने का कोई इच्छा नहीं कर रहा है, उसका शरीर गलते जा रहा है, उसको खांसी है, खांसी ज़्यादा दिन से है, 10 दिन या 15 दिन से ज़्यादा खांसी है, तो उसका टीबी का जांच कराना एकदम जरूरी है। क्योंकि 90% केस में देखा गया है कि 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा खांसी तो मे बी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि खांसी है, सांस फूल रहा है, छाती में दर्द है, भूख नहीं लग रहा है, हमेशा थकान महसूस हो रहा है, उसका वजन गिर रहा है, माथा में दर्द है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, खखार आ रहा है पीला करके, या खखार में ब्लड आ रहा है। जहाँ ब्लड आएगा तहाँ कोई ना कोई बड़ा बिग डिजीज है, पहले दिन से बता रहे हैं। ब्लड आया तो टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर स्टोन वगैरह, मैंने किसी कारण से, मैंने कोई बड़ा ही चीज होगा तो ब्लड आएगा। तो इस तरह सिम्टम, हम मेन सिम्टम क्या हो गया कि छाती में अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो चेस्ट पेन हो गया, खखार में ब्लड आना हो गया, पीला खखार हो गया, छाती में दर्द हो गया, उसके बाद भूख की कमी हो गई, फीवर हमेशा अप डाउन करेगा, उसका वजन लॉस होगा, उसको खाने का इच्छा नहीं बनेगा, हमेशा थकान महसूस होगा। यह सब सिम्टम जो है इसका मेन जो है सिम्टम आएगा।
अब टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो होता है अब बता दिए हैं कि एक्टिव और प्राइमरी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हम बता दिए हो चुके हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टीबी के लिए हम लोग सबसे पहले मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव जो टेस्ट होता है वह AFB होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई। उसमें हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वह एसिड फास्ट बेसिलाई है, और उसको हम लोग खखार से सुबह का खखार जो होता है CB नेट के द्वारा टेस्ट करके हम लोग सुबह का खखार में हम लोग उसको पा सकते हैं। तो पेशेंट को एक पॉट दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको सुबह का जो 3 खखार जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला खखार को लेके आना है, वह लैब में जांच के लिए भेजेंगे। उसको AFB स्पूटम एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद उसका चेस्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो चेस्ट का एक्सरे कराएंगे। टेस्ट का एक्सरे कराओगे तो वहाँ पे उसको उसके चेस्ट में जो है वह पैचेस दिखाई देगा, ट्यूबरकुलस पैचेस दिखाई देगा। जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है उसके लंग्स को रैप्चर किया है वह दिखाई देगा। उसके बाद तुमको PCR करा सकते हो, पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है। TB गोल्ड आजकल टेस्ट होता है, TB गोल्ड टेस्ट करा सकते हो। CBC कराओगे पता लगाने के लिए कि ब्लड CBC में क्या है कि हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों हम लोग देखेंगे। तो इम्यूनिटी कमजोर करता है तो हम लोग क्या देखेंगे उसमें कि टोटल काउंट है बढ़ा रहेगा। लिम्फोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ा रहता है। TB क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, एकाएक अभी तुरंत नहीं होता है, थोड़ा लेट से होता है। मतलब कि आज हमारे शरीर में इंटर किया तो 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, महीना दिन, 2 महीना पे धीरे धीरे जब हमारा पता नहीं लगेगा, जब शरीर में को वो अपना प्रकोप हावी कर लेगा तो होगा। दूसरा क्या है कि TB का जो पेशेंट है उसको HIV वाले पेशेंट पहले ही बताए कि शुगर के पेशेंट को हो सकता है, इम्यूनिटी कमजोर वाले को हो सकता है, HIV वाले पेशेंट को हो सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट वाले को हो सकता है। तो आजकल देखा गया है कि जिसको भी TB आ रहा है हम लोग उसको HIV का जांच कराएंगे, एड्स का जांच, क्योंकि मोस्ट कॉमन यहाँ देखा गया है कि HIV वाले पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं और मॉन्टू टेस्ट भी होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे एक MT का सेंसिटिव टेस्ट है। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एक मेडिसिन मतलब इंजेक्शन के द्वारा डालते हैं और अगर 24 से 48 घंटा छोड़ देते हैं यहाँ पे रिएक्शन होता है उसका, देखते हैं अगर रिएक्टिव है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मांगते हैं। तो यह हो गया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। वैसे ही अगर ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस होगा तो क्या होगा, मेनिंजाइटिस, फीवर होगा, सारा सिम्टम तो होगा ही, लेकिन मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाएगा। किसी को यदि मेनिंजाइटिस हुआ है तो वह ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी होता है। तो मेनिंजाइटिस भी 3 तरह का होता है, बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है मोस्ट कॉमन जो होता है कि ट्यूबरकुलोसिस के चलते भी हो सकता है। तो अगर मेनिंजाइटिस का हम इलाज कर रहे हैं और उसको ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, तो जब बिना TB का दवा का उसको रिकवरी नहीं होगा। हर बोन में ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा तो बोन में वहाँ पे स्वेलिंग होगा, पेन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा, बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। ग्लैंडुलर TB भी होता है, ग्लैंड जो हमारे शरीर में पाया जाता है तो ग्लैंड इनलार्ज सब हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ग्लैंड भी इनलार्ज करता है तो उसको ग्लैंड TB भी हो सकता है। तो हर ऑर्गेन्स का TB जो होगा वहाँ अलग अलग होगा। जैसे यूट्रस में TB हुआ तो क्या होगा कि वहाँ यूट्रस में पेन होगा, ब्लीडिंग होगा, पेन, ब्लीडिंग, फीवर, 3 तो सिम्टम हो रहा है। अगर ज़्यादा दिन से है, कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है, दवा खिला रहे हैं लेकिन दवा काम नहीं हो रहा है, तो यह ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो अब तो TB का हम लोग सिम्टम समझ गए, TB का इन्वेस्टिगेशन समझ गए। अब ट्यूबरकुलोसिस का हमको ट्रीटमेंट डालना है, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो हम पहले दिन बताए थे कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा। अब TB का हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो भी ड्रग्स जो है उसमें हम लोग 2 तरह का ड्रग्स मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एजेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट लाइन एजेंट में क्या है, आइसोनियाजाइड है। आइसोनियाजाइड का डोज क्या होता है बॉडी में, आइसोनियाजाइड जो है 10 mg पर kg बॉडी वेट से दे सकते हैं, मतलब 300, हम लोग 150 से 300 इसको डोज रखे हुए आइसोनियाजाइड का। और आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट क्या है, तो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब कि गोड़ हाथ में बग्घा लगना, मसल्स क्रैम्प, झंझनाहट, ये सब होता है। तो उस पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस को पेशेंट को हम लोग उसके जहाँ हम आइसोनियाजाइड देंगे उसके साथ हम लोग B12 और B6 का भी दवा चलाएंगे साथ में। दूसरा इसका जो ड्रग्स है इसमें रेफेम्पिसिन है। रेफेम्पिसिन का डोज जो होता है 450 mg का होता है। यह इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या करता है, येलो ऑरेंज कलर का यूरिन प्रोड्यूस करता है। और दूसरा मेन सीवियर साइड इफेक्ट है क्या है कि जॉन्डिस कॉज करता है, हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। तो इसको ज़्यादा दिन चलाने से किसी किसी को देखा गया है कि जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। तो उस पीरियड में उस दवा को स्टॉप करके हम लोग लीवर टॉक्सिक ड्रग चलाते हैं। और उसके साथ इसलिए हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की दवा के साथ भी हम लोग हाई प्रोटीनस डाइट देते हैं पेशेंट को, विटामिन का टेबलेट्स देते हैं, प्रोटीन डाइट देते हैं, प्रोटीन पाउडर ग्रेन्यूल्स चलाते हैं, हाई कैलोरी
कैलोरी, वो उसको प्रोटीन डाइट हम लोग सप्लीमेंट के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडा खिलाएंगे, मांस मछली खिलाएंगे, मतलब खूब खाने वाला चीज़ है, इसमें कोई मनाही नहीं है। टीबी हो गया तो मन भर के छुट्टा खाओ तो जल्दी टीबी ठीक होगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। तीसरा जो दवा है इथामोबुटोल है, उसका 850 mg का डोज होता है। पायरिजीनामाइड है 750 mg का डोज होता है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग 4 दवा सिलेक्ट करते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, इथामोबुटोल और पायरिजीनामाइड। AKT4 के नाम से आता है और बहुत सारे नाम से आता है, कैविटर 4, इस तरह बहुत सारा नाम है। इसमें हम लोग इसको 2 महीना चलाते हैं पेशेंट को, एक किट, चारों दवा को मिला के हम लोग 2 महीना चलाते हैं, जिसको इंटेंसिव थेरेपी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है फेज होता है वह कंटिन्यूस फेज होता है, जिसमें 2 ड्रग्स को चलाते हैं, आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन केवल, बाकी 2 तो बंद हो जाएगा, जिसका कोर्स होता है 4 महीना के, यानी कि टोटल 6 मंथ थेरेपी है। 6 मंथ का थेरेपी अगर तुम लोग कर लेते हो तो टीबी को जड़ से मिटा सकते हो। उस पेशेंट को टीबी का खतरा खत्म हो सकता है, टीबी उसके शरीर में नहीं रहेगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। लेकिन यही चीज है कि टीबी का अगर दवा बीच में ब्रेक कर लिए, अब 2 दिन खाए, 2 दिन नहीं खाए, 4 दिन खाए, 5 दिन नहीं खाए, 10 दिन खाए नहीं खाए, तो उस तरह के पेशेंट में कौन सा ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होता है, उसको बोलते हैं MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। वही जो इम्यूनिटी पैदा करने के लिए हमने BCG का टीका लिया, अब जो मेरे अंदर बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, वह इम्यूनिटी पैदा कर लिया इस दवाई से, यानी कि उस पर इस दवा का कोई असर नहीं होगा। उसको बोलते हैं MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। और यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर MDR डेवलप कर गया तो वह पेशेंट कैचेक्सिया में चला जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा, वह सीवियर में चला जाएगा और उस पर दवा का असर काम नहीं करेगा। और यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और रिकवरी नहीं उठाया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो MDR डेवलप नहीं होने देना है, टीबी का दवा तोड़ना नहीं है। जितना भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट मिले उसको बोलना है कि आपको दवा रेगुलर लेना है, खाना भूल जाइए, सोना भूल जाइए, लेकिन टीबी का दवा नहीं भूलना है। दवा खत्म होने के 2 दिन पहले दवा लेके रख लेना है। किसी भी कारण से टीबी का दवा मिस नहीं होना चाहिए, MDR डेवलप नहीं करना चाहिए। MDR डेवलप करने पे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिकासिन, सेफ्ट्रैक्सोन, क्यूनिलोन्स ग्रुप के एंटीबायोटिक्स जो हैं, लिवोफ्लोक्सासिलिन, एमिकासिलिन, आपको फिर अजिथ्रोमाइसिन, मैक्सीफ्लोक्सासिलिन, ये सब हम लोग मिला के देते हैं। किसी में ऐसा भी होता है कि 4 को दवा देने के बाद जो टीबी का दवा आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, माइकोबुटोल, पायरिजीनामाइड सब देने के बाद भी पेशेंट को रिकवरी नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग उसमें और सभी एंटीबायोटिक्स जोड़ के चलाते हैं। सेफ्ट्रैक्सोन चलाएंगे, लिवोफ्लोक्सासिलिन चलाएंगे, ये सब MDR में ज़्यादा होता है, ये सब चलाना पड़ता है। तो MDR का नौबत नहीं है, इस पर प्रिकॉशन करना है। तो अंतिम में यही चीज़ हम समझ पाए कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में समझ गए। और यह जो स्प्रेड करता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। यदि कोई टीबी का पेशेंट है, यानी इससे बचाव के लिए क्या है, हमको BCG का टीका लेना है, प्रॉपर प्रोटीन डाइट खाना है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है, और कहीं भी जाना है तो मास्क का यूज करना है। घर में कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसको बोलना है कि तुम एक रूम में रहो, अपना बर्तन अलग करना है, उसका बिस्तर अलग करना है, खाना अलग करना है, उसको हाई खाना देना है, उससे सांस से कांटेक्ट नहीं हो इससे दूर रहना है, 2 फीट की दूरी बना के रखना है, उसको मास्क का यूज करना है, अपना टॉवेल, अपना सारा सामान वह स्वयं को साफ करेगा, इसके लिए प्रेरित करना है। और ऐसा नहीं छाड़ देना है, मतलब उसको दिमाग से काम करना है ताकि उससे स्प्रेड भी नहीं हो और वो ठीक भी हो जाए। जनरली जो होता है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो ट्रीटमेंट होने के 70, 80, 90% जो होता है 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी को कोर्स पूरा करने के लिए हमको 6 मंथ का दवा चलाना पड़ता है। तो एक चीज सीखे क्या कि हमको टीबी का दवा नहीं स्टॉप करना है, MDR डेवलप नहीं होना है, प्रिकॉशन के लिए क्या करना है। इस तरह हम लोग टीबी पे विजय पा सकते हैं, पूरा देश विजय पा सकता है। हमारे भारत देश में स्कीम चलाया जा रहा है कि 2023, 24, 25 तक टीबी मुक्त भारत करना है। जैसे पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, वैसे ही टीबी मुक्त भारत को करना है। इसके लिए सबका सहयोग चाहिए और सबको इसके लिए अवेयरनेस फैलाना होगा, सबको एक्टिव होना होगा। घर में कोई इस तरह के सिम्टम का पेशेंट मिलता है तो उसको इमीडिएटली जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जांच कराइए, उसको दवा कराइए, उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा उसका दवा फ्री में दिया जाता है। ट्रीटमेंट के कोर्स को पूरा कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए इस बीमारी के प्रति। थैंक यू। चलिए।